जब हम किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट या कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं ना, तो अक्सर हम एक एक्सरे जैसी सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं कोई समस्या होगी तो वो एक्सरे फिल्म पर एक टूटी हुई हड्डी की तरह एकदम साफ सफेद लाइन में दिख जाएगी। लेकिन जब हम मनाक्शिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे हम MCMIL भी कहते हैं, राइट, हाँ, तो उनके Q1 FY27 के जब हम वित्तीय परिणाम देखते हैं ना, तो वो एक्सरे पूरी तरह से धुंधला नजर आता है। मतलब चीजें उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही हैं। एकदम। मतलब एक तरफ इस कंपनी को 9.1 आउट ऑफ 10 का शानदार स्कोर मिला है, जिसमें 163% का भारी भरकम प्रॉफिट जंप है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे कैश फ्लो के आंकड़े हैं जो सच में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। देखिए, ये ना फाइनेंस की दुनिया की एक बहुत ही आम सच्चाई है। मतलब कागज पर दिखने वाला मुनाफा और बैंक खाते में रखा हुआ असली कैश, ये दोनों अक्सर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां कहते हैं। राइट। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद इसी धुंधली तस्वीर को साफ करना है। एक लंबी अवधि के रिटेल निवेशक के नजरिए से हमें ये समझना होगा कि MCMIL का ये जो अचानक बढ़ा हुआ प्रॉफिट है, वो वास्तव में किस इंजन से आ रहा है। और उनके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स कितने ठोस हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री टर्नओवर के मोर्चे पे जो रिस्क बन रहे हैं ना, उनका कैश फ्लो स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ सकता है। तो इस फाइनेंशियल थ्रिलर की शुरुआत सबसे चमकदार पहलू से करते हैं। मैंने जब शुरुआती आंकड़े देखे तो Q1 FY27 में कंपनी की कुल आय करीब 263.07 करोड़ रुपए थी। ये पिछली तिमाही यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% ज्यादा है। अब देखिए, रेवेन्यू 15% बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो चीज सच में दिमाग को चकरा देती है वो है इनका नेट प्रॉफिट, PAT। जी। ये 14.10 करोड़ रहा। मतलब आप सोचिए, रेवेन्यू सिर्फ 15% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट में 163% की भारी छलांग। ये गणित कैसे काम कर रहा है यार? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, उसे हम फाइनेंस की भाषा में ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग लिवरेज। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक फैक्ट्री चलाने का जो फिक्स्ड खर्च होता है, जैसे जमीन का किराया हो गया, मशीनों की EMI, या जो आपके परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी सैलरी। राइट, वो तो हर महीने फिक्स ही रहना है। बिल्कुल, वो लगभग समान रहता है। तो जब कंपनी का रेवेन्यू एक निश्चित बिंदु, जिसे हम ब्रेक इवन कहते हैं, उसको पार कर जाता है, तो उसके बाद आने वाला हर एक एक्स्ट्रा रुपया सीधे आपके मुनाफे में जुड़ता है। ओहो, क्योंकि फिक्स्ड खर्च तो पहले ही निकल चुका है। एकदम सही। और MCMIL के मामले में उनका जो EBITDA मार्जिन है वो 11.06% तक पहुंच गया, और प्रति टन EBITDA तो 10,401 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। ऑपरेटिंग लिवरेज का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस खास तिमाही में ऐसा क्या हुआ? मतलब अचानक से ये लिवरेज इतना बढ़िया काम कैसे करने लगा? क्योंकि पिछली तिमाहियों में तो तस्वीर थोड़ी अलग थी। हाँ, पिछली तिमाहियों में, विशेषकर Q3 और Q4 में एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था। आपको याद होगा, लाल सागर यानी रेड सी वाले क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी। हाँ, वो जहाजों पर जो हमले हो रहे थे। राइट, उसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह टूट गई थी। अब चूंकि MCMIL एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तो जहाजों को पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा था। बाप रे, तो उससे तो फ्यूल और फ्रेट का कॉस्ट आसमान छू गया होगा। बिल्कुल, अचानक से कॉस्ट बहुत बढ़ गई, और उस समय कंपनी तुरंत अपने ग्राहकों से ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकती थी, तो उन्हें वो नुकसान खुद सहना पड़ा। लेकिन Q1 FY27 में गेम बदल गया। अच्छा, कैसे? उनकी नई एल्यू जिंक लाइन स्थिर हो गई, और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि कंपनी ने एक नया सिस्टम लागू किया जिसे कॉस्ट पास थ्रू कहते हैं। ये कॉस्ट पास थ्रू थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। क्या ये ऐसा है कि मान लीजिए बाजार में टमाटर महंगा हुआ तो किसी रेस्टोरेंट ने तुरंत अपने मेन्यू में डिश के दाम बढ़ा दिए ताकि उनका प्रॉफिट कम ना हो? रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल B2C के लिए तो ठीक है, लेकिन B2B एक्सपोर्ट मार्केट में चीजें ऐसे काम नहीं करती। अच्छा, तो फिर कैसे होता है? देखिए, रेस्टोरेंट में तो ग्राहक मेन्यू देखकर वापस जा सकता है ना, लेकिन स्टील एक्सपोर्ट में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसे आप ना एक B2B टैक्सीमीटर की तरह समझिए, जो ज्यादा सटीक एनालॉजी होगी। टैक्सीमीटर मतलब कैसे? मान लीजिए टैक्सी का बेस किराया फिक्स्ड है,
लेकिन रास्ते में जितने भी नए टोल टैक्स आएंगे वो मीटर में अपने आप जुड़ते जाएंगे और सवारी को वो एक्स्ट्रा चुकाने ही होंगे। ओहो, आई गेट इट। हाँ, तो MCMIL ने अपने लंबी अवधि के ग्राहकों के साथ ऐसे ही अग्रीमेंट किए हैं। हर तिमाही कीमतें रीसेट होती हैं। अगर कच्चे माल या शिपिंग का खर्च बढ़ता है तो वो लागत अगले ऑर्डर में सीधे ग्राहक के बिल में जुड़ जाती है। वाह, मतलब कंपनी कमोडिटी प्राइस रिस्क से काफी हद तक सेफ हो गई। बिल्कुल, और यही उनके रीसेंट प्रॉफिट जंप का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ हर बार कीमतें बढ़ाकर कोई कंपनी लंबे समय तक टिक सकती है? वैलिड पॉइंट है। मतलब अगर ग्राहकों को वही माल कहीं और से बिना उन एक्स्ट्रा टोल्स के मिल जाए तो वो तो स्विच कर जाएंगे ना। कंपनी को फ्यूचर मार्जिन ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव भी तो करने होंगे अपनी कैपेसिटी के मोर्चे पर। और कंपनी ठीक यही कर रही है। मतलब मार्जिन बचाने से ज्यादा फोकस मार्जिन को स्ट्रक्चरली बढ़ाने पर है। इसके लिए हमें उनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ट्रेंड्स को देखना होगा। ओके, तो अभी क्या स्थिति है उनकी मशीनरी की? वर्तमान में उनकी जो एल्यूजिंक लाइन है वो करीब 62% कैपेसिटी पर काम कर रही है, जिसे वो जल्द ही 75 से 80% पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन असली कहानी ना प्री पेंटेड स्टील लाइन की है, जो इस समय 95.4% पर चल रही है। 95.4%। इसका मतलब तो ये हुआ कि मशीनें लगभग फुल कैपेसिटी पर दिन रात चल रही हैं। अब वहां और माल बनाने की जगह ही नहीं बची है। राइट, और यही वजह है कि Q2 FY27 में उनकी नई कलर कोटिंग लाइन, जिसे CCL2 कहते हैं, वो शुरू हो रही है। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंशन नहीं है। तो कितना बड़ा एक्सपेंशन है ये? इससे उनकी क्षमता 86,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर सीधे 2,36,000 MTPA हो जाएगी। अरे वाह, मतलब 2.7 गुना की विशाल छलांग। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे ऐसे जोड़कर देखूं, प्लेन एल्यूमिनियम जिंक स्टील बेचना वैसा ही है जैसे आप किसी फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास की टिकट बेच रहे हैं। मार्जिन कम है, सारा खेल वॉल्यूम का है। सही एनालॉजी है। लेकिन जब आप उस स्टील पे कलर कोटिंग कर देते हैं, उसे घर की छत या फ्रिज वॉशिंग मशीन के लिए तैयार कर देते हैं, तो वो प्रीमियम इकोनॉमी बन जाता है। हवाई जहाज वही है, लेकिन अब उस सीट की कीमत ज्यादा है और मार्जिन भी। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। प्री पेंटेड उत्पाद वैल्यू एडेड कैटेगरी में आते हैं। तो जब कंपनी का 2.7 गुना ज्यादा आउटपुट इस प्रीमियम इकोनॉमी वाले हिस्से से आएगा, तो उनका ओवरऑल जो ब्लेंडेड मार्जिन है वो अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। राइट, क्योंकि सादे कमोडिटी स्टील में तो प्राइस वॉर चलता रहता है। हाँ, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ग्राहक अच्छी क्वालिटी और फिनिशिंग के लिए प्रीमियम देने को तैयार रहता है। कलर कोटिंग लाइन एक्सपेंशन उनके फ्यूचर मार्जिन्स को ऐसे ही ड्राइव करेगा। लेकिन देखिए, यहाँ एक पेंच है। अगर हम पीयर ग्रुप की बात करें तो मेरे पास कुछ इंडस्ट्री के दिग्गजों के मार्जिन के आंकड़े हैं। बताइए। जैसे 8 प्रमुख पीयर कंपनियों को अगर हम देखें तो वेल्सपुन कॉर्प का नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8.6% है। श्याम मेटालिक्स का 5.9% है। APL अपोलो का 5.6% है। राइट। और MCMIL का मार्जिन 5.3% के आसपास है। अब सवाल यह है कि MCMIL इन बड़ी कंपनियों के मुकाबले आकार में काफी छोटी है, तो क्या वो इन जायंट्स के सामने अपना ये मार्जिन लंबे समय तक टिका पाएगी, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? इस ROCE को थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? श्योर। सरल शब्दों में ROCE हमें ये बताता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस में जो कुल पैसा लगाया है, चाहे वो इक्विटी हो या डेट, उस पर वो कितना % रिटर्न कमा रही है। ये कंपनी की वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी और ओवरऑल कार्यकुशलता का एक्सरे है। अच्छा, तो MCMIL का ROCE कैसा है इन पीयर्स के मुकाबले? आप हैरान हो जाएंगे। इस पीयर ग्रुप का मीडियन यानी औसत ROCE करीब 13.7% है। ओके। जबकि MCMIL का ROCE 19.86% है। क्या बात है, 19.86%। हाँ, इसका मतलब ये है कि भले ही MCMIL छोटी कंपनी है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल उन बड़ी कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छे से कर रही है। वो एक नीश वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट मार्केट पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दिग्गजों के साथ सीधे वॉल्यूम की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। एफिशिएंसी है, इसीलिए मार्जिन टिका हुआ है। लेकिन मशीनें लगा देना और माल बना लेना तो सिर्फ आधी कहानी है ना? राइट। असली बात तो यह है कि क्या उसे खरीदने के लिए ग्राहक लाइन में खड़े हैं। यहाँ बात आती है ऑर्डर बुक की। और उनकी जो करंट ऑर्डर बुक है ना, वो फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। इस समय कंपनी के पास 420 करोड़ रुपए की बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक है। 420 करोड़? मतलब अगले कुछ महीनों का टेंशन खत्म।
बिल्कुल, ये आंकड़ा उन्हें कम से कम अगले 6 महीनों तक फैक्ट्री चालू रखने की पूरी विजिबिलिटी देता है। और अगर हम उनके लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो FY29 तक वो अपने आउटपुट रेवेन्यू और EBITDA को मौजूदा स्तर से 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं। 3 गुना ग्रोथ मतलब 3x? इसके लिए तो उन्हें सिर्फ एक कलर कोटिंग लाइन से काम नहीं चलेगा, और भी बड़े कैपेक्स करने होंगे। और वो रोड मैप तैयार है। फ्यूचर कैपेसिटी स्केलिंग के लिए FY28 तक वो अपनी एल्यूजिंक कैपेसिटी को 2 गुना करके 3,60,000 MTPA करना चाहते हैं। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए के कैपेक्स से एक नया कोल्ड रोलिंग मिल यानी CRM लगाने का प्लान है। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। वो क्या? Q2 FY27 में उनका 7 मेगावाट का अपना सोलर प्लांट शुरू हो जाएगा। इससे उन्हें सालाना करीब 7 करोड़ रुपए की बचत होगी। अरे वाह, मतलब पावर कॉस्ट सीधे कम हो जाएगी। हाँ, पावर कॉस्ट में 40% तक की कमी आएगी, जो सीधा उनके प्रॉफिट मार्जिन में रिफ्लेक्ट होगा। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी एकदम बुलेट ट्रेन में बैठी है। लेकिन इसी 42 करोड़ के ऑर्डर बुक में एक ऐसा आंकड़ा है जो मुझे थोड़ा नर्वस कर रहा है। कौन सा आंकड़ा? इस पूरी ऑर्डर बुक में 87% हिस्सा सिर्फ एक्सपोर्ट का है। डोमेस्टिक मार्केट से केवल 13% आ रहा है। राइट। क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? मतलब आपका सारा बिजनेस दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर यूरोप में मंदी आ जाए या अमेरिका कोई नया टैरिफ ले आए तो ये बुलेट ट्रेन तो झटके से पटरी से उतर जाएगी। देखिए, एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर को इस रिस्क को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा एक दोधारी तलवार होती है। लाल सागर का क्राइसिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बिल्कुल। हालांकि मैनेजमेंट इस खतरे से वाकिफ है और इसे कम करने के लिए उन्होंने लातविया, ब्राजील, जमैका और सोमालिया जैसे बिल्कुल नए और डाइवर्सिफाइड मार्केट्स में एंट्री की है। लेकिन हाँ, 77% एक्सपोर्ट का मतलब यही है कि ग्लोबल इकोनॉमी की हर छींक का असर इस कंपनी की सेहत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, ग्लोबल रिस्क तो कंपनी के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन इस 3x ग्रोथ विजन के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कैश। बिल्कुल, बिना कैश के ग्रोथ नहीं आ सकती। राइट। और यहीं से कहानी उस हिस्से की तरफ मुड़ती है जो मुझे इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा डरावना लगा, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री। जब मैंने वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी के ट्रेंड्स देखे तो कुछ बहुत ही सीरियस रेड फ्लैग्स नजर आए। देखिए, वर्किंग कैपिटल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस की रीढ़ होती है। ये वो पैसा है जो कच्चा माल खरीदने, उसे बनाने और बिकने के बाद ग्राहक से पैसा वापस आने तक फंसा रहता है। और MCMIL के केस में ये जो साइकिल है, ये खतरनाक रूप से लंबा होता जा रहा है। मैं इसके एग्जैक्ट आंकड़े बताती हूँ। इन्वेंट्री डेज मतलब कच्चा माल फैक्ट्री में आने से लेके बिकने तक का जो समय है, मार्च 2024 में ये 143 दिन था। राइट। मार्च 2025 में ये बढ़कर 171 दिन हो गया और अब मार्च 2026 के आंकड़ों में ये 188 दिन हो गया। 188 दिन मतलब आधा साल से ज्यादा माल गोडाउन में पड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप डेटर डेज देखें, यानी माल बिकने के बाद क्लाइंट से पेमेंट आने में जो समय लगता है, वो भी 24 दिन से बढ़कर 40 दिन हो गया है। ये तो बहुत बड़ा जंप है। और इन दोनों के मतलब राइजिंग इन्वेंट्री और राइजिंग डेटर डेज के कारण कंपनी का पैसा बहुत लंबे समय तक ब्लॉक हो रहा है। इसका बहुत ही भयानक असर उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी CFO पर दिखा है। मैंने देखा वो आंकड़ा। मार्च 2026 में कंपनी का CFO गिरकर नेगेटिव 9 करोड़ रुपए हो गया है। नेगेटिव कैश फ्लो मतलब, इसको समझने के लिए ना मैं एक एनालॉजी देता हूँ। ओके। मान लीजिए एक दुकानदार है। ओके। उसकी दुकान के गोडाउन में बहुत सारा कीमती सामान भरा पड़ा है। ये उसकी इन्वेंट्री है जो 188 दिनों से रखी है। राइट। अब ग्राहकों ने खूब सारा माल खरीदा भी है, लेकिन सब उधार पर ले गए हैं। ये उसके डेटर्स हैं जो 40 दिन से पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कागज पर बही खाते में उस दुकानदार ने लाखों का मुनाफा कमाया है। पेपर प्रॉफिट। हाँ, लेकिन जब वो शाम को अपना गल्ला खोलता है ना, तो उसमें एक भी रुपया कैश नहीं है। उल्टा उसे सप्लायर को अपनी जेब से 9 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। एक रिटेल निवेशक के लिए क्या ये नेगेटिव कैश फ्लो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा नहीं है? एनालॉजी तो आपकी बहुत ही सटीक है। फिनेंस में हम इसे ना CFO to OP अनुपात से मापते हैं, यानी आपके कागजी मुनाफे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले असल कैश कितना आया। तो MCMIL का ये रेशो क्या है? MCMIL के लिए यह अनुपात गिरकर सिर्फ 6% रह गया है।
सिर्फ 6%? हाँ, इसका सीधा अर्थ है कि कंपनी कागजों पर जो 100 रुपए कमा रही है उसमें से सिर्फ 6 रुपए ही असल कैश के रूप में गल्ले में आ रहे हैं। बाकी 94 रुपए या तो गोडाउन में माल के रूप में फंसे हैं या ग्राहकों के पास उधार में अटके हैं। राइजिंग इन्वेंट्री टर्नओवर फ्यूचर कैश फ्लो स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन ये अनुपात इतना खराब हुआ क्यों? इन्वेंट्री 188 दिनों तक क्यों फंसी है? क्या उनका माल बिक नहीं रहा? नहीं, माल तो बिक रहा है, लेकिन हाई इन्वेंट्री के 2 बड़े कारण हैं। पहला, क्योंकि वो पूरी तरह एक्सपोर्ट पर निर्भर है और रेड सी जैसे क्राइसिस आते रहते हैं तो उन्हें कच्चे माल का बहुत बड़ा बफर स्टॉक रखना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन कभी रुके ना। अच्छा, सेफ साइड रहने के लिए। राइट। और दूसरा बड़ा कारण SKUs यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट से जुड़ा है। कंपनी अभी कलर कोटिंग के लिए अलग अलग मोटाई और टाइप के स्टील रोल बाहर से खरीदती है, तो जितने ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनाने हैं उतना ही ज्यादा अलग अलग प्रकार का कच्चा माल स्टोर करना पड़ता है। तो इससे इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाता है। तो क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कंपनी के पास, या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए ये रिस्क ऐसा ही बना रहेगा? देखिए, पेयर्स के मुकाबले MCML की वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी नो डाउट कमजोर है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने जो 200 करोड़ का नया कोल्ड रोलिंग मिल यानी CRM प्रोजेक्ट प्लान किया है वो इसका इलाज है। CRM से कैसे कम होगी इन्वेंट्री? नया CRM लगने के बाद ना उन्हें अलग अलग प्रकार के महंगे स्टील रोल्स खरीदकर स्टोर नहीं करने पड़ेंगे। वो बस एक ही तरह का सादा कच्चा माल यानी हॉट रोल्ड कॉइल्स खरीदेंगे और उसे खुद अपनी फैक्ट्री में जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज में रोल कर लेंगे। ओहो, मतलब इन हाउस कर लेंगे सब कुछ? एकदम। मैनेजमेंट का अनुमान है कि इससे उनके SKUs ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे और इन्वेंट्री डेज सीधे आधे हो जाएंगे, जिससे कैश फ्लो स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी। लेकिन यार, वो नया CRM प्रोजेक्ट तो FY28 में जाके पूरा होगा ना? हाँ, वो तो है। तब तक मतलब अगले 2 सालों के लिए राइजिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ये नेगेटिव कैश फ्लो का खतरा तो कंपनी के सिर पर मंडराता ही रहेगा। बिल्कुल, और इसीलिए ये डीप डाइव बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि ग्रोथ की राह में अगले 2 साल ऑपरेशनल कैश फ्लो के मोर्चे पर काफी रिस्की हो सकते हैं। और जब बात रिस्क की हो ही रही है ना, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि ये रिस्क उठा कौन रहा है। सही कहा। और यहीं पर प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में हुए रीसेंट बदलाव की तस्वीर सामने आती है। ये डेटा सच में बहुत दिलचस्प है। दिसंबर 2023 में प्रोमोटर यानी मालिकों की कंपनी में हिस्सेदारी 69.19% थी और जून 2026 तक ये गिरकर 57.78% हो गई है, लगभग 11% की गिरावट। और सिर्फ प्रोमोटर्स ही नहीं, अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बड़ी वित्तीय संस्थाओं का पैटर्न देखें, विशेषकर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs का, हाँ, उनका क्या स्टेटस है? जून 2025 में उनकी हिस्सेदारी 9.01% थी, जो अब जून 2026 में भयंकर रूप से गिरकर मात्र 0.22% रह गई है। बाप रे, 9% से सीधा 0.22%। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़े खिलाड़ियों ने पैनिक में एग्जिट का बटन दबा दिया हो। डेटा तो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये माल खरीदा किसने है? पब्लिक ने। आम रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 30.81% से बढ़कर 41.42% हो गई है। अब एक निवेशक के मन में ये सवाल आना तो बहुत नेचुरल है ना कि जब कंपनी फ्यूचर में 3x ग्रोथ का सपना दिखा रही है तो खुद मालिक अपनी कंपनी क्यों बेच रहे हैं और विदेशी निवेशक पूरी तरह बाहर क्यों निकल गए? क्या ये कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर शेयर बाजार में इसे शक की नजर से ही देखा जाता है। लेकिन एक एनालिस्ट के रूप में हमें हर पहलू देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि प्रमोटर का बेचना हमेशा कंपनी में किसी अंदरूनी खराबी का ही संकेत हो। कई बार प्रमोटर्स अपनी पर्सनल उधारी चुकाने या किसी अन्य बिजनेस में पैसा लगाने के लिए हिस्सेदारी बेचते हैं। अच्छा, और FIIs के केस में? जहां तक FIIs की बात है, विदेशी निवेशक कई बार मैक्रो इकोनॉमिक कारणों से भी एग्जिट करते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए या उन्हें ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना है, तो वो किसी छोटी कंपनी से एग्जिट कर लेते हैं जिसका उस कंपनी के फंडामेंटल से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ, मतलब हमें इसे तुरंत कोई घोटाला नहीं मान लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये जो रीसेंट शिफ्ट्स हुए हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, ये लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर सेंटिमेंट पे थोड़ा दबाव तो डालते ही हैं। हाँ, वो तो है, सेंटिमेंट पर असर पड़ता है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट की हेल्थ की बात करें ना,
तो डेट यानी कर्ज के मोर्चे पर एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर भी मौजूद है। अच्छा, डेट कम किया है क्या इन्होंने? बहुत अग्रेसिवली कम किया है, जिससे लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट हेल्थ काफी सुधरी है। FY23 में इनका नेट डेट 162 करोड़ रुपए था, जो FY26 में घटकर सिर्फ 81 करोड़ रह गया है। ओहो, मतलब कर्ज सीधा आधा कर दिया। ये तो एक बहुत ही मजबूत संकेत है। एकदम। और इस समय उनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 1.12x है, जो एक कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काफी कंट्रोल में माना जाता है। लेकिन वो जो नए एक्सपेंशन प्लान्स हैं, उनके लिए तो और डेट लेना पड़ेगा ना? राइट। फ्यूचर कैपेक्स के लिए उन्हें लगभग 100 करोड़ का नया कर्ज लेना होगा, लेकिन मैनेजमेंट का साफ मानना है कि पीक लीवरेज पर भी ये रेशियो 1.25x के नीचे ही रहेगा। तो अब समय अब इस पूरे एनालिसिस को एक जगह समेटने का। श्योर। एक तरफ हमारे पास 163% का मुनाफे में उछाल है और कलर कोटिंग लाइन का एक्सपेंशन है। दूसरी तरफ राइजिंग इन्वेंट्री डेज का नेगेटिव कैश फ्लो और प्रमोटर की घटती हिस्सेदारी है। तो एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस पूरी तस्वीर का मतलब बॉटम लाइन क्या है? अगर हम इन रिजल्ट्स को एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करें, तो ये स्पष्ट है कि MCL के पास रेवेन्यू बढ़ाने और प्रीमियम इकोनॉमी वाले कलर कोटिंग मार्जिन्स कमाने की बहुत ठोस क्षमता है। राइट। उनका जो 9.1 आउट ऑफ 10 का स्कोर है, वो उनकी मजबूत ऑपरेशनल रिकवरी और बेहतरीन ROCE को प्रूव करता है। नई कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स उन्हें फ्यूचर में 3x ग्रोथ दे सकते हैं और बैलेंस शीट भी डेट के मोर्चे पर हेल्दी है। मतलब ग्रोथ का इंजन तो फुल स्पीड में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन उस इंजन में ईंधन मतलब कैश की भारी कमी हो सकती है। लंबी अवधि के निवेशक के लिए सबसे बड़ा रिस्क वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री डेज हैं। वो 188 दिन वाली बात। बिल्कुल। जब तक नया CRM प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता, तब तक राइजिंग इन्वेंटरी डेज ऑपरेशनल कैश फ्लो स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते रहेंगे। रिटेल निवेशकों को ना हर आने वाली तिमाही में सिर्फ प्रॉफिट के आंकड़ों पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्वेंट्री टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल रेशियोज पर पैनी नजर रखनी चाहिए। ये एक बहुत ही क्रिस्प और डीप अंडरस्टैंडिंग देने वाला कंक्लूजन है। मतलब कागज पर मुनाफा होना अलग बात है और गल्ले में कैश होना बिल्कुल अलग। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूं जो इन सभी बैलेंस शीट और वर्किंग कैपिटल के आंकड़ों से बहुत परे है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, जैसा कि हमने देखा, कंपनी का लगभग 87% रेवेन्यू और ऑर्डर बुक सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है। राइट। जरा सोचिए, दुनिया इस समय कितनी तेजी से बदल रही है। अगर जियोपॉलिटिक्स में कोई बड़ा भूचाल आ जाए, जैसे कोई नया वॉर, हाँ, या मान लीजिए कि ये यूरोप या अमेरिका अचानक अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी स्टील पर भारी ट्रेड टैरिफ लगा दें, तो क्या ऐसे किसी एक झटके में ये जो FY29 का 3x ग्रोथ विजन है, वो रातों रात खतरे में नहीं पड़ जाएगा? बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब बैलेंस शीट हमें ये नहीं बता सकती कि कल दुनिया के किसी हिस्से में कौन सा नया ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और यही बात इस पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप को इतना दिलचस्प और थोड़ा डरावना बनाती है। इस पर आप खुद रिसर्च करें और सोचें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।